नमस्कार। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। रात के 8 बज रहे हैं। आज यूपी में सियासी ठाठ के लिए पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक शक्ति प्रदर्शन का दिन रहा। 2022 चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे एक्टिव है। आज गोरखपुर में योगी विपक्ष पर एक शब्द नहीं बोले, वो विकास पर बोले। मोदी ने आज विकास की व्याख्या की और लाल टोपी वाले विपक्षी दल पर अपनी परिभाषा भी की। मोदी ने लाल टोपी को रेड अलर्ट क्यों कहा, बार बार पूर्वांचल क्यों जा रहे हैं मोदी, क्या पूर्वांचल की दक्षिणा से भरेगी योगी की झोली। बीते 49 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पूर्वांचल पहुंचे। 6 दिन बाद 13 दिसंबर को एक बार फिर प्रधानमंत्री पूर्वांचल में होंगे, अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होंगे। आपके मन में ऐसे ही तमाम प्रश्न होंगे, इनके उत्तर आज हम तलाशेंगे। बड़ी बात यह है कि जिस वक्त मोदी और योगी डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे, ठीक उसी वक्त पश्चिमी यूपी के सियासी अखाड़े में अखिलेश यादव अपने नए पार्टनर यानी जयंत चौधरी के साथ दम दिखा रहे थे। पूरब में मोदी और योगी की जोड़ी थी तो पश्चिम में अखिलेश और जयंत की सियासी जोड़ी थी। लाल टोपी को मोदी ने यूपी के लिए खतरे की घंटी कहा तो अखिलेश यादव ने बीजेपी के सूरज को अस्त होने की भविष्यवाणी की है। चुनावी रण में डबल इंजन वाली सरकार और नई जोड़ी के सियासी मायने आपको समझाते हैं। क्या यूपी की चुनावी लड़ाई मोदी बनाम अखिलेश यादव हो गई है? हम लोगों ने 8 नए मेडिकल कॉलेजेस को एमसीआई का अप्रूवल लेकर के प्रारंभ किया। इस सत्र में हम 9 नए मेडिकल कॉलेजेस का अप्रूवल लेने के लिए आवेदन किए हैं। लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है, उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शायद भूल गई है कि लाल क्रांतिकारी का प्रतीक होता है। लखीमपुर खीरी में किसानों को रौंदा गया था, उसका भी खून लाल था। किसान के साथ जो धोखा हुआ है, इन्होंने जो वादे किए थे इनका झूठ निकला, इनके वादे जुमले निकले। ये झूठ का फूल लगातार झूठ बोल रहा है। लोग बदलाव चाहते हैं। यहाँ का किसान भारतीय जनता पार्टी का सफाया चाहता। मऊ में खदेड़े का नारा दिया गया था। यहाँ आते आते मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी सूरज डूब जाएगा। पूर्वांचल में मोदी का लाल टोपी वाला दाव। पूर्वांचल की दक्षिणा से भरेगी योगी की झोली। पूरब से पश्चिम तक ऐलान जंग। चिलमजीवी कभी उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। पलायन की बात कर रहे हैं, वो पलायन होकर के खुद आए हैं। आज 2 रैली उत्तर प्रदेश में हुई, लेकिन उसकी चर्चा पूरे देश में दिन भर होती रही। गोरखपुर में बीजेपी ने दम दिखाया तो मेरठ में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का शक्ति प्रदर्शन दिखा। अखिलेश यादव की रैलियों में भारी भीड़ जुट रही है। पश्चिमी यूपी में किसानों की नाराजगी को भुनाने के लिए अखिलेश ने बड़ा दांव खेला। थोड़ी देर में हम आपको अखिलेश के पश्चिम वाले दांव के बारे में बताएंगे। उससे पहले आपको मोदी की पूर्वांचल वाली नीति के बारे में बताते हैं। बार बार पूर्वांचल क्यों जा रहे हैं नरेंद्र मोदी? आज नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर की धरती से यूपी चुनाव के लिए नया एजेंडा सेट कर दिया है। आज गोरखपुर की धरती से नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बड़ा संदेश दे दिया। मोदी कुल 34 मिनट बोले, लेकिन 8 मिनट जिस विषय पर बोले, जिस अंदाज में बोले, जिस तरीके से बोले, उसने उत्तर प्रदेश चुनाव की लड़ाई को मोदी बनाम अखिलेश की तरफ मोड़ दिया। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। ये झूठ का फूल लगातार झूठ बोल रहा है और यहीं से जो है दूसरा रास्ता खुलेगा। मोदी ने लोहिया से शुरू किया और रेड अलर्ट पर खत्म किया। सबसे पहले लाल टोपी पर मोदी की टिप्पणी का मतलब समझिए। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए।
लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव का नाम नहीं लिया, लेकिन लाल टोपी पर सियासी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। आज मोदी ने हमले का मोर्चा संभाल लिया। मोदी ने जो व्याख्या की उसके मुताबिक लाल टोपी मतलब लाल बत्ती के प्रेमी, लाल टोपी मतलब सत्ता के स्वार्थी, लाल टोपी मतलब घोटाले में नंबर 1, लाल टोपी मतलब माफिया के सरपरस्त, लाल टोपी मतलब आतंक के हमदर्द, मतलब यूपी के लिए रेड अलर्ट। पहले लाल टोपी की परिभाषा सुनाई और फिर उसके साइड इफेक्ट गिनवाए। प्रधानमंत्री मोदी गोरखपुर में एम्स और फर्टिलाइजर यूनिट देश को समर्पित करने गए थे, लेकिन विकास को हथियार बनाकर अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साधा। आज का ये कार्यक्रम उन लोगों को भी करारा जवाब दे रहा है जिन्हें टाइमिंग पर सवाल उठाने का बहुत शौक है। जब ऐसे प्रोजेक्ट पूरे होते हैं तो उनके पीछे बरसों की मेहनत होती है, दिन रात का परिश्रम होता है। ये लोग कभी इस बात को नहीं समझेंगे कि कोरोना के इस संकट काल में भी डबल इंजन की सरकार विकास में जुटी रही। यूपी में विपक्ष के तौर पर कांग्रेस है, बीएसपी है, लेकिन प्रधानमंत्री ने सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया। मोदी पूर्वांचल में थे, लेकिन पश्चिमी यूपी में दम दिखा रहे अखिलेश यादव गन्ना किसानों को सावधान करना नहीं भूले, अपनी और लाल टोपी की नीति और नीयत समझाई। यूपी का गन्ना किसान नहीं भूल सकता है कि योगी जी के पहले की जो सरकार थी उसने कैसे गन्ना किसानों को पैसे के भुगतान में रुला दिया था। किस्तों में जो पैसा मिलता था उसमें भी महीनों का अंतर होता था। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों को लेकर कैसे कैसे खेल होते थे, क्या क्या घोटाले किए जाते थे, इससे पूर्वांचल और पूरे यूपी के लोग अच्छी तरह परिचित है। साथियों, हमारी डबल इंजन की सरकार आपकी सेवा करने में जुटी है, आपका जीवन आसान बनाने में जुटी है। गन्ना और जिन्ना की सियासी लड़ाई से आगे लाल टोपी पर मोदी की टिप्पणी पर समाजवादी पार्टी का रिएक्शन आया। रामगोपाल यादव बोले, प्रधानमंत्री की भाषा से समझना मुश्किल नहीं, 2022 में बाइसिकल आ रही है। समाजवादी लोग जब भी सत्ता के लिए आए तो उन्होंने लोगों के लिए कुछ किया। इनके पास तो एक काम नहीं है योगी को बताने के लिए कि हमने जनता के लिए क्या किया। और जहां तक लाल टोपी की बात है, लाल टोपी तो दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है और बढ़ेगी, और योगी जी को उत्तर प्रदेश से बेदखल करने जा रही है। यही चिंता इन लोगों को सताई जा रही है। पहले होता था कि यहाँ के लोग गरीब गुरबा जो होते थे उनको इलाज के लिए दिल्ली या तो मुंबई की तरफ जाना पड़ता, जो बड़ा महंगा पड़ता था। अब इतनी बड़ी सौगात रोजगार के रूप में फर्टिलाइजर 8,000 करोड़ से ज्यादा, 1,000 करोड़ के ऊपर का करीबन एम्स, और एक लैब भी है जो 37 करोड़ की बनी, जिसमें इंसेफ्लाइटिस के मरीज या कोरोना वाले अपने चेकअप्स के लिए एक प्रॉपर लैब, एक कंक्रीट बन गया। पिछली सरकार अखबार पेपरों पर ही उनका लोकार्पण होता था, उनका शिलान्यास होता था। भारतीय जनता पार्टी के कथनी करनी में अंतर नहीं है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री जी या पूज्य महाराज जी जो कहते हैं वो करते हैं। सीधा हमला प्रधानमंत्री ने पहली बार अखिलेश यादव पर बोला है, और इस तरह के हमले प्रधानमंत्री ने अभी तक नहीं किए थे। इसके सियासी मायने समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश चुनाव में अब महज कुछ महीनों का वक्त बचा है।
2-2.5 महीने के भीतर ये चुनाव होंगे और अब से ये पूरा का पूरा चुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सिमटाने की ये कोशिश है। इसे अखिलेश यादव वर्सेज नरेंद्र मोदी बनाने की ये पूरी कोशिश दिखाई दे रही है और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से सीधा हमला बोला है, ये साफ हो गया कि अब चुनाव में अखिलेश यादव को पीएम मोदी कम से कम कोई इम्यूनिटी देने नहीं जा रहे। आज तक ब्यूरो। तो आज मोदी ने अपने एक दांव से 2 मोर्चों पर बड़ा संदेश दिया। एक तरफ विपक्ष को घेरा, दूसरा गोरखपुर मॉडल की बात करके पूर्वांचल और देश भर के किसानों को पैगाम दिया। इसे मैं आपको सरल भाषा में समझाती हूँ। साल 1990 से बंद फर्टिलाइजर यूनिट चलाकर किसान को संदेश दिया। संदेश यही कि उनका सरकार किसानों के हितों का, उनकी सरकार काम करने के लिए हमेशा तत्पर है, तैयार है। किसानों को आसानी से यूरिया मिले, इसके लिए फर्टिलाइजर की यूनिट को दोबारा चलाया गया। वहीं गोरखपुर में एम्स खुलने से करीब आसपास के 14 जिलों के मरीजों को अब लखनऊ और दिल्ली नहीं आना पड़ेगा, गोरखपुर में ही अच्छा इलाज मिल जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 7 करोड़ की आबादी गोरखपुर एम्स का फायदा उठाएगी। आखिर गोरखपुर में खुले एम्स और फर्टिलाइजर यूनिट की ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, जरा आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर एम्स गोरखपुर की है और दूसरी तस्वीर फर्टिलाइजर यूनिट की। आज प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल में अपनी सरकार की वर्किंग स्टाइल का ट्रैक रिकॉर्ड और रिपोर्ट कार्ड इन्हीं तस्वीरों के आधार पर रखा। हमने यूरिया के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया। बंद पड़े फर्टिलाइजर प्लांट्स को फिर से खोलने पर हमने ताकत लगाई। इसी अभियान के तहत गोरखपुर के इस फर्टिलाइजर प्लांट समेत देश के 4 और बड़े खाद कारखाने हमने चुने। पहले सोचा जाता था कि एम्स जैसे बड़े मेडिकल संस्थान बड़े शहरों के लिए होते हैं, जबकि हमारी सरकार अच्छे से अच्छे इलाज को, बड़े से बड़े अस्पताल को देश के दूर सुदूर क्षेत्रों तक ले जा रही है। बीते 7 वर्षों में 16 नए एम्स बनाने पर देश भर में काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने जिस एम्स और फर्टिलाइजर यूनिट का जिक्र किया, अब उसकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 112 एकड़ में फैला ये गोरखपुर एम्स। हॉस्पिटल में आए मरीजों से हमने बात की। सुनिए गोरखपुर में एम्स खुलने पर मरीजों ने क्या कहा। अब इसके लिए हम लोग दिल्ली वो लोग जाते थे या लखनऊ जाते थे, अब गोरखपुर में हो गया तो बहुत आराम मिल गया है। किराया भाड़ा भी कम लगते हैं, समय भी कम लगते हैं। आदमी दिखा, हाँ यहाँ अच्छे डॉक्टर है, फायदे भी मिलते हैं, दवाई भी यहाँ सस्ती मिल जाती है। व्यवस्था सही लग रही है। हम दूसरी बार आए हैं यहाँ पे। बहुत दिक्कतें थी सर, हम लोग लखनऊ जाते थे, पीजीआई वगैरह चाहे राम मनोहर लोहिया जाते थे। अब अपने शहर से नजदीक है तो हम लोग सोचते हैं आसान है आना और समय से अपने घर चले जाएंगे इलाज करा के। बढ़िया है, एम्स खुलने से क्षेत्र के लोगों का भलाई हो रहा है। पहले इस तरह की हॉस्पिटल यहाँ नहीं थी। अभी कुछ डिपार्टमेंट खुलने बाकी है, लेकिन मरीजों को इलाज मिलना शुरू हो गया है। एम्स गोरखपुर की डायरेक्टर का कहना है कि पूर्वांचल के लिए ये हॉस्पिटल लाइफलाइन साबित होगा। 13 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर पूर्वांचल में होंगे। काशी कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री के प्रोग्राम से पहले मस्जिद की रंगाई को लेकर क्या विवाद खड़ा हो गया है, आपको जरा दिखाते हैं। ये मंदिर के स्वर्ण मुंडेर, ये शानदार प्रांगण, सब कुछ नया नया और भव्य। दिसंबर की तारीख भी तय है जब पीएम मोदी वाराणसी आएंगे और बाबा विश्वनाथ मंदिर का लोकार्पण करेंगे। और ये सब तब हो रहा है जब यूपी में चुनावी अभियान तेजी से
जोर पकड़ रहा है और बीजेपी मंदिर के एजेंडे पर मजबूती से पांव जमाने की कोशिश में लगी है। और ये कोशिश कितनी तेजी से हो रही है, इसकी कुछ और बानगी भी आप देख लीजिए। तो मंदिर गिरुआ, मस्जिद गिरुआ, कॉलेज गिरुआ, दुकानें गिरुआ, वाराणसी गिरुआ हो गई है। पहले ये मस्जिद सफेद रंग की हुआ करती थी, लेकिन अब इसका रंग भी गिरुआ हो गया है। दीवार से लेकर मिहराब तक सब केसरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने वाले हैं। वाराणसी में तैयारियां जोरों पर हैं। इसी के तहत मशहूर बुलानाला मस्जिद को गिरुआ कर दिया गया। अब ये एक नए विवाद की वजह बन गया है। हमें मालूम नहीं है, ये रातों रात इन्होंने पहले किया, न हमें इन्फॉर्मेशन किया। अगर इनको करना था पहले इनको हमसे बात करनी चाहिए थी कि हम ये करने जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने कोई बात नहीं की और रातों रात इन्होंने काम शुरू कर दिया। इसको हम बाद में वाइट कराएंगे। बनारस की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर बनारस की जो इमारतें हैं वो बलुआ पत्थर से बनी है, रेड स्टोन से बनी है, जिसका हल्का पिंक का कलर होता है। उसी को थीम को लेते हुए, घाटों की थीम को लेते हुए हम लोगों ने एक प्रयोग किया था वाराणसी विकास प्राधिकरण के माध्यम से, गोदौलिया से शीतला घाट को। अब उसी प्रयोग को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये उसी कलर की एक थीम देते हुए हम लोग इसको कंप्लीट कर रहे हैं। बनारस तो सर्वधर्म का संदेश देता है, बनारस पहले से भी सहिष्णुता का संदेश देता है। अभी तक ऐसा कोई सुन नहीं आया और ऐसी किसी ने आपत्ति भी नहीं जाहिर की। और ये कलर जो हम लोग कर रहे हैं किसी धर्म से रिलेटेड है भी नहीं, तो एक बनारस की थीम पर आधारित है, जिसमें कि हर जगह बनारस में जो मैंne बताया ना कि रेड स्टोन लगा है चुनार का, उसी थीम को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। सांस्कृतिक विविधता वाराणसी की पहचान है। यहाँ विविधता में ही समरसता है। जरूरी है कि बनारस का ये रस बना रहे, लेकिन ये तभी संभव होगा जब सियासत इन सब से दूर रहेगी। रोशन जायसवाल, वाराणसी आज तक। विवाद बढ़ा तो स्थानीय प्रशासन बैकफुट पर आ गया। अब मस्जिद की पेंटिंग सफेद रंग से कराई जा रही है। इस मुद्दे ने भी पूर्वांचल का सियासी पारा चढ़ा दिया है। उसी पूर्वांचल में जिसके हाथों में यूपी के सत्ता की चाबी है। पूर्वांचल जिससे पसंद करता है वही सत्ता के सिंहासन तक पहुंचता है। इसकी वजह पूर्वांचल के जिलों में आने वाली विधानसभा सीटें हैं। 2014 से पहले तक पूर्वांचल को समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन 2014 के बाद से बीजेपी को पूर्वांचल का पूरा आशीर्वाद मिला। अगर 2017 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो 167 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने पूर्वांचल में 117 सीटें जीती थी, जबकि वोट शेयर रहा था 35.22%। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो 17 सीटें जीती, वोट शेयर 21.60%। वहीं बीएसपी की देखिए 14 सीटें जीती, वोट शेयर रहा 23.40%। अगर बात कांग्रेस की करें तो 2 सीटें हासिल हुई थी और वोट शेयर रहा था 5.65%। अब बीजेपी को अपनी ऐतिहासिक जीत रिपीट करनी है। क्या सिर्फ विकास के मुद्दे पर बीजेपी की बात? 2022 का चुनावी मुद्दा क्या होगा, ये उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल ने सेट कर दिया। अलग अलग पार्टियों का चुनावी दांव अब पूरी तरह पूर्वांचल पर केंद्रित नजर आ रहा है। दरअसल यूपी के राजदरबार का दरवाजा पूर्वांचल से ही खुलता है। यही वजह है कि पूर्वांचल की सियासी बिसात पर अभी से गोटियां बिछने लगी है। सिर्फ बीजेपी की बात करें तो बीते 49 दिनों में मोदी पूर्वांचल का 3 दौरा कर चुके हैं। 20 अक्टूबर 2021 को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। 16 नवंबर को प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। आज यानी 7 दिसंबर को मोदी ने गोरखपुर में एम्स और फर्टिलाइजर यूनिट देश को समर्पित की। वही यूपी चुनाव की कमान संभाल रहे अमित शाह भी 2 बार पूर्वांचल का दौरा कर चुके हैं। 1 अगस्त को अमित शाह ने मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर का उद्घाटन किया, जबकि 13 नवंबर को काशी में संगठन की सबसे बड़ी बैठक की। बीजेपी ने विकास के नाम पर पूर्वांचल की सियासी चौसर पर मजबूत पासा फेंक दिया। पूर्वांचल वही इलाका है जिसने बीजेपी को साल 2014 के आम चुनाव में, 2017 के विधानसभा चुनाव में और 2019 के लोकसभा चुनाव में सत्ता तक पहुंचाया। अब उसी पूर्वांचल में 2022 में योगी और मोदी की एक और बड़ी परीक्षा है। आपका
जीवन आसान बनाने में जुटी है। भाइयों बहनों, आपको विरासत में जो मुसीबतें मिली हैं, हम नहीं चाहते हैं कि आपको ऐसी मुसीबतें विरासत में आपके संतानों को देने की नौबत आए। हम ये बदलाव लाना चाहते हैं। पहले की सरकारों के वो दिन भी देश ने देखे हैं जब अनाज होते हुए भी गरीबों को नहीं मिलता था। आज हमारी सरकार ने सरकारी गोदाम गरीबों के लिए खोल दिए हैं। यूपी चुनाव में ताल ठोक रही समाजवादी पार्टी समेत दूसरी पार्टियां पूर्वांचल में बीजेपी की काट खोज रही है। बीएसपी ने पूर्वांचल से चुनावी अभियान शुरू किया। आपने अयोध्या से चुनाव का शंखनाद किया। अखिलेश ने पूर्वांचल में छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन किया। सबको पता कि पूर्वांचल की ताकत यूपी में सत्ता दिलाने वाली ताकत है। यही वजह कि अखिलेश यादव भी पूर्वांचल की खोई जमीन को पाने के लिए मैदान में पैर जमा चुके हैं। अखिलेश यादव और सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने गठबंधन कर पूर्वांचल में बीजेपी की मजबूत किले को फेंकने का ताना बाना बुन लिया है। पूर्वांचल में बीजेपी के लिए 2017 जैसे चुनावी नतीजे दोहराना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब जातीय बिसात पर सपा ने अपने समीकरण बिठाना शुरू कर दिया है। पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर ही नहीं, अखिलेश यादव ने संजय चौहान की जनवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन कर रखा है। यानी छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन का वही फॉर्मूला इस बार अखिलेश अपना रहे हैं, जो फॉर्मूला 2017 में बीजेपी ने अपनाया था। पूर्वांचल का सियासी गणित आपने समझा। अब आपको दिखाते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सियासी गणित बिगाड़ने के लिए नई जोड़ी ने मोर्चा संभाला है। आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने संयुक्त। यह है उत्तर प्रदेश में गठबंधन की नई जोड़ी का रेला। यहाँ सैलाब का मेला है, यहाँ बड़ा सियासी खेला है। पश्चिमी यूपी के मेरठ में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की सियासी जुगलबंदी का जलवा आज दिखा। मोदी ने लाल टोपी की व्याख्या की थी तो अखिलेश यादव ने बीजेपी का मतलब समझाया। जन सैलाब दिखाई दे रहा है, ये परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। परिवर्तन हो करके रहेगा और इसलिए भी जरूरी है परिवर्तन। भारतीय जनता पार्टी की हर चीज झूठी है, भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी है। और जो विकास के घोड़े दौड़ा रहे हैं सवार होकर के, वही फिल्मी घोड़ा है जो हिलता डुलता तो है लेकिन आगे नहीं बढ़ता। ये झूठ के फूल हैं, ये झूठ के फूल हैं। इनके झूठ के फूल से कोई खुशबू नहीं आ सकती। आज अखिलेश ने मेरठ में नया नारा बुलंद किया। बोले परिवर्तन की घड़ी है और घड़ी घड़ी पलायन चिल्लाने वालों का प्रदेश से पलायन पक्का है। चिलमजीवी कभी उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। जो पलायन की बात कर रहे हैं वो पलायन होकर के खुद आए हैं। जो पलायन की बात कर रहे हैं वो पलायन होकर के खुद आए हैं। इसलिए इन्हें भी वापस भेजना है, जिससे कम से कम बिजली। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त जयंत चौधरी आरएलडी नेता हमारे साथ सीधा लाइव आज तक पर जुड़ रहे हैं। जयंत जी, स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही कि अखिलेश यादव के साथ इस गठबंधन के जरिए क्या स्ट्रैटेजी है आपकी, क्या सोच है और कैसे आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए ये गठबंधन काट बनेगा? हम पहले भी साथ हम लोगों ने काम किया है, एक हमारा पुराना रिश्ता है। दोनों ही पार्टी के नेताओं में और कार्यकर्ताओं में काफी मेल है, विचारों में और सोचने के तरीके में, और इसलिए हमने सोचा कि एक व्यावहारिक गठबंधन होगा। अखिलेश जी का जो अनुभव है, और मैं भी ये मानता हूं कि क्योंकि हमने विपक्ष में बहुत समय बिताया है, कि विपक्ष में रहकर भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो 5 साल उन्होंने भी संघर्ष किया, हमने भी संघर्ष किया, और जब हम लोग एक रास्ते पे चल रहे थे, हमने सोचा कि साथ मिलकर चलेंगे तो ताकत बढ़ेगी। निश्चित तौर पे जिस तरह से हम लोगों ने लोगों को ऑर्गेनाइज किया है, संगठित किया है,
किसान आंदोलन में हमने पंचायतें की हैं, हर मुद्दे पे हम लोग सक्रिय रहे हैं। मुझे लगता है कि लोगों के अंदर ये एहसास है कि जो बीजेपी से नाराज हैं वो भी हमारी तरफ आएंगे और जो हमारे मुद्दों को पहचान कर हमें समर्थन देना चाहते हैं वे हमारी ताकत बनेंगे। किसानों के मुद्दे से शुरुआत करते हैं जयंत जी, क्योंकि एक एक इशू पर अगर हम लोग आए, बाद में मथुरा का भी इशू डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने उठा दिया है, लेकिन किसानों के मुद्दे पर आपको लगता है कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी के साथ जो सरकार का एक दाव है वो काम कर सकता है? क्योंकि सरकार ने अब ये भी कहा है कि वो एक कमेटी एमएसपी के लिए बनाएंगे, वो कह रहे हैं कि केसेस भी वापस लेंगे, वो कह रहे हैं कि वो जो मुआवजा देना है मृत किसानों के परिवारों को वो भी देंगे। क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा अपनी तरफ बीजेपी खींचने में कामयाब हुई है या फिर किसानों की नाराजगी अभी भी बनी हुई है? जयंत जी, देखिए, अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब हो गई देर। एक साल से जो लोग उम्मीद करे बैठे थे सड़कों पर, लाठियां खाई, घर छोड़कर आए, गांव छोड़कर आए और बहुत प्रताड़ना भी सहनी पड़ी। लोगों ने गाली गलौज की, लोगों ने तरह तरह की बातें की इन किसानों के लिए। वही लोग जो इस पिछले एक वर्ष में ये कहते थे ये दलाल हैं, किसान नहीं, आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, ये तो सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं, ये तो सिर्फ जाट हैं, अब मुड़ के जब कानून वापस हो गए वो कह रहे हैं देखिए सरकार ने कितना अच्छा फैसला ले लिया। तो चित भी मेरी और पट भी मरी, ऐसा तो संभव नहीं है। यानी कहीं ना कहीं एक बात लोगों के मन में दर्ज हो गई कि जितने आज प्रतिनिधि बैठे हैं देश के सदन में, विधानसभाओं में, ये किसान का बचाव नहीं कर पाए। आखिरकार किसानों को ही लड़ना पड़ा और इसलिए किसान इस बात का उनको एहसास है कि वो अपनी राजनीतिक ताकत को बढ़ाएं, ऐसी पार्टीज के साथ वे लोग खड़े हों जो उनके साथ खड़े हुए थे। इसलिए मैं नहीं मानता कि अब कानून वापस हो गए हों, लेकिन ये जीत किसान आंदोलन में शामिल संगठनों की है, किसानों की है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी सौगात किसानों को सरकार ने दी है, क्योंकि हम वहीं खड़े हैं जहां एक साल पहले थे। और साथ ही ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा कोई श्रेय केंद्र सरकार को, बीजेपी की सरकार को किसान देना चाहते हैं। मथुरा वाले मुद्दे पर जरा आते हैं, क्योंकि अब मथुरा की तैयारी है राम मंदिर के बाद। ये खुद अब तक जो छोटे अलग अलग वीएचपी जैसे संगठन कहते थे, वो अब उप मुख्यमंत्री ने कहा है मथुरा की तैयारी है। आपको लगता है कि इसका असर अगर इस पूरे इलाके में बढ़ता है तो आप लोगों के लिए फिर मुश्किल होगी यहां पर? देखिए, एक थ्योरी होती थी, लोग सोचते थे कि ये शैतान बच्चा है, इसको हेडमास्टर हेड स्टूडेंट बना दो तो सुधर जाएगा, जिम्मेदारी दे दोगे तो शायद सुधर जाएगा। यहां आप देखिए कि दंगाई लोगों को सत्ता में बैठा दिया है, लेकिन अभी भी वो वही रचने में लगे हुए हैं। कैराना पलायन, मुजफ्फरनगर दंगा, और अभी किस तरह से तनाव वहां पैदा किया जाए जहां कभी तनाव नहीं था, इस तरह की रणनीति पे वे लोग काम कर रहे हैं। शासक अगर इस तरह का माहौल बनाना चाहेगा, तनाव पैदा करना चाहेगा, तो आप सोच लीजिए कि इनकी सोच कितनी खराब है। बाकी मैं मथुरा से जनप्रतिनिधि रहा हूं, वहां लोगों की मान्यताएं हैं, कृष्ण जी को सब लोग मानते हैं, लेकिन सिर्फ मथुरा तक नहीं, पूरे देश विदेश में आप कहीं जाएंगे तो कृष्ण जी की अपनी मान्यता है। वो उस सोच को लेकर अगर आप चलें कि उससे कोई तनाव हम लोग पैदा कर देंगे, झगड़ा पैदा कर देंगे, ऐसा नहीं। लेकिन वहां अगर मंदिर की बात वो करते हैं इस तरह से, तो उस पर आप लोगों का क्या स्टैंड होगा? क्लियर स्टैंड है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्णय लिया, अयोध्या जजमेंट को ही पढ़ लें ये लोग। स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके आगे नहीं, ये गैर संवैधानिक है। और संविधान पे शपथ लेने के बाद अगर कोई भी जनप्रतिनिधि इस तरह की बात कर रहा है तो मुझे तो लगता है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जमीन पे ये माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे, मैं वादा करता हूं कि मैं और मेरे कार्यकर्ता वहां उस माहौल को खराब नहीं होने देंगे, झगड़ा फसाद नहीं होने देंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे अखिलेश यादव पर एक तरह से उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये लाल टोपी वाले जो है वो इक्वल टू रेड अलर्ट है। उनका कहना था कि ये जब आते हैं तो इनको लाल बत्तियों से सिर्फ मतलब होता है और गुंडागर्दी शुरू होती है, और ऐसा लगातार बीजेपी के तमाम नेता उन पर हमला कर रहे हैं। क्योंकि अब आप गठबंधन में हैं तो इसका क्या काउंटर होगा? काउंटर ये होगा, मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं था, लेकिन शायद टेनी जी भी बगल में होंगे क्या आज प्रधानमंत्री जी के स्टेज पे कि नहीं। अगर होंगे तो उनको सोचना चाहिए, नहीं होंगे तो तब भी सोचना चाहिए कि मंत्रिमंडल में क्यों बने हुए हैं।
और वे कौन है? उनके किसान के नजर में तो वे गुंडे हैं, वे आतंकवादी हैं जो इस तरह से जिन्होंने क्रूर तरीके से वार किया किसानों पर, उसकी भी तो जवाबदेही होनी चाहिए। बाकी तीखी नोक झोंक तो चलेगी अब अंजना जी, चुनाव तक तो खूब मसाला लगाया जाएगा और असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। बेरोजगारी को लेकर, विकास को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर जो बातें हम जनता के बीच लेकर जाएंगे वही असरदार साबित होंगी। अच्छा जयंत जी, 2017 के चुनाव में तो लगभग 117 सीटें यहाँ पर इस इलाके में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को आई थी। वो मानते हैं कि अब हमने ये गढ़ जो एक वक्त पर आप लोगों का था, जाटलैंड और ये पूरा पश्चिमी उत्तर, अब छीन लिया है। इसको कैसे आप चुनौती देंगे? नहीं, ये ना जाटलैंड कभी था ना है, ये किसानों की भूमि रही है, चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि रही है और उन्हें हर वर्ग का समर्थन मिलता था। मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि हर वर्ग का समर्थन आज हमें मिले। हम बहुजन उदय अभियान हमने छेड़ा है ताकि एससी वर्ग हमारे साथ जुड़ पाए, हम उनको संगठित करें और साथ साथ भाईचारा जिंदाबाद के हमने कार्यक्रम किए हैं ताकि हिंदू मुस्लिम में जो तनाव था वो दूर हो पाए। तो जमीन पर ये हमारी कोशिशें रंग ला रही हैं। साथ साथ बूथ लेवल पे हम लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, अपने वर्कर्स को, जो शायद हमने पहले कभी नहीं किया। और इसलिए मुझे विश्वास है कि सिर्फ सभाओं में भीड़ से आप आकलन नहीं कर सकते, जो जमीनी स्तर पे हम लोग काम भी कर रहे हैं उस कारण से नतीजे इस बार वो नहीं होंगे जो पिछली बार थे। एक चर्चा जयंत जी ये भी चली थी कि बीजेपी भी कोशिश कर रही है कि वो आपके साथ अलायंस कर ले, क्या किसी नेता ने अप्रोच किया था? देखिए, मेरी तो बीजेपी की नेताओं तक ना मेरी उन तक अप्रोच है ना उनकी मुझ तक अप्रोच है। और मुझे लगता है जब तक किसान सड़क पर बैठे थे इतनी तो शर्म लिहाज उन्होंने भी की होगी कि मुझे बात ही ना करें, क्योंकि उनको पता होगा कि मैं क्या कहता। अच्छा, अब अखिलेश जी से सीटों पर क्या बातचीत हुई है? हमने सुना है कि कल सर सीटों का ऐलान होगा। कितनी सीटों पर बातचीत चल रही है? 33, 35? नहीं अंजना, कुछ नंबर नहीं, ऐसा अभी ऐलान का कोई हमने निर्णय नहीं लिया। हम लोगों ने बातें की हैं और काफी विस्तार से हमने चर्चा की है, कौन कौन से उम्मीदवार किस सिंबल पे कहां लड़ाए जाएं इस पे चर्चा की है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अलायंस सिर्फ पेपर पे नहीं होता। ये बड़ा सिंपलिस्टिक एनालिसिस स्टूडियो में बैठ के करते हैं कि ये वोट बैंक और वो वोट बैंक साथ मिल गया, इतना उनका वोट परसेंटेज, इतना उनका वोट परसेंटेज, इतना आसान नहीं होता। और कामयाब गठबंधन तब होता है जब हम लोग एक सोच को लेकर चलेंगे, एक विजन को लेकर चलेंगे, और वही कोशिश हम और अखिलेश जी कर रहे हैं। इसलिए सवाल 30, 34, 35, 36, 40 सीटों का नहीं है, सवाल 403 सीटों का है और 403 सीटों पर हम लोग साझा होकर लड़ेंगे। आप बार बार कह रहे हैं जयंत जी, एक आखिरी सवाल है कि एक तरह की सोच बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए गठबंधन की पॉलिटिक्स में अखिलेश यादव ने एक वक्त पर कांग्रेस पार्टी के साथ बीएसपी, मायावती, दुर्विरोधी, लेकिन एकजुट हुए क्योंकि बीजेपी को हराना था। लेकिन वहां पर वोट ट्रांसफर नहीं हुआ क्योंकि शायद मतभेद रहे, कार्यकर्ता उस तरह से नहीं समझ पाए। हालांकि ये फॉर्मूला बिहार में काम कर गया था। उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि आपको क्या लगता है इसी तरह की सोच में जो फर्क है वो ट्रांसलेट नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से पहले के ऐसे गठबंधन नाकाम रहे थे? और आपको क्यों लगता है कि आपके गठबंधन में उस तरह का समन्वय बैठ पाएगा? एक तो अंतर यह है कि वो बिल्कुल चुनाव के नजदीक आकर वो फैसले लिए गए थे गठबंधन के पहले, और इसलिए कामयाबी में मुझे लगता है कहीं ना कहीं कमियां आई होगी, क्योंकि इस वक्त लगता है वर्कर्स को समझाने में, उनको खुद समझने में। बहुत लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, वे नाराज होते हैं, उन्हें मनाना पड़ता है। तो इस तरह की बारीकियों में जब आप जाएंगे तो आप पाएंगे अगर किसी भी गठबंधन को हम समय देंगे तब वह कामयाब होगा। साथ साथ मुद्दों पे भी हमने चर्चा की है। तो सवाल सिर्फ सीट शेयरिंग का नहीं, सवाल यह है कि क्या हम लोग साथ काम भी कर पाएंगे, सरकार बनेगी, सरकार हम लोग संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे। और इसलिए जिस तरह से हमने विश्वास के साथ एक दूसरे के साथ बातचीत खुले दिल से, बड़े दिल से की है, उस आधार पर मैं कह रहा हूं कि ये जो हमने गठबंधन किया ये लंबा भी चलेगा और कामयाब भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जयंत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जयंत चौधरी जो कि अध्यक्ष हैं आरएलडी के, जिनका ये कहना है कि सोच और समझ दोनों की मिलती है, इसीलिए ये गठबंधन अखिलेश यादव के साथ उनका कामयाब होगा। और अब बात जेएनयू की करते हैं। जेएनयू पर छिड़ी नई जंग की। जेएनयू कैंपस में बाबरी मस्जिद पुनर्निर्माण को लेकर नारेबाजी का मामला गर्मा गया है। दिल्ली पुलिस को इस मामले में शिकायत मिली है।
जेएनयू कैंपस, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जेएनयू कैंपस में छात्र संघ की ओर से बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर आयोजित इस विरोध मार्च को लेकर वकील विनीत जिंदल ने पुलिस कमिश्नर को शिकायत भेजी है। शिकायत में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हुआ। अब जेएनयू छात्र संघ की ओर से ऐसा किया जाना मुस्लिम समुदाय को मंदिर निर्माण के खिलाफ भड़काने वाला और हिंदू भावनाओं को आहत करना है। लिहाजा छात्र संघ के पदाधिकारियों के खिलाफ राजद्रोह और सामाजिक वैमनस्य फैलाने का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। जो बाबरी मस्जिद गिराया गया ये गलत गिराया गया और इसीलिए इंसाफ होगा कि बाबरी फिर से बनाई जाए। जेएनयू से जब कोई विवाद शुरू होता है बहुत दूर तलक जाता है। एक बार फिर से जेएनयू से वो कड़े मुर्दे उखड़े जिन पर सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला सुनाकर मिट्टी डाल चुका है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जिस ऐतिहासिक फैसले के बाद बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे की जगह राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जेएनयू में अब बाबरी मस्जिद को फिर से बनाने के लिए नारे लगाए जा रहे हैं और जेएनयू के इसी नारे पर नई जंग छिड़ गई है। सियासत की चिंगारी भड़क उठी है। फिर से जेएनयू को देशद्रोहियों का अड्डा बताया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर जेएनयू में नारा क्या लगा है, तो सुनिए। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के छात्रों ने 6 दिसंबर यानी वही तारीख जब बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिराया गया, एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला और इसमें कहा गया कि मस्जिद को दोबारा बनाना चाहिए। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के छात्रों ने नारा लगाया, स्लोगन दिया गया था नहीं सहेंगे हाशिमपुरा, नहीं सहेंगे दादरी, फिर बनाओ फिर बनाओ फिर बनाओ बाबरी। इतना ही नहीं, जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट साकेत मून ने जेएनयू कैंपस में खड़े होकर बाबरी मस्जिद के समर्थन में एक स्पीच भी दी। आइए वो स्पीच भी आपको सुनाते हैं। चाहे वो एल.के. आडवाणी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का जो प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी हो, तमाम लोग हो, उनको सजा मिलने से सिर्फ जस्टिस नहीं मिलेगा, उन्हें सजा तो मिलना ही पड़ेगा, पर साथ साथ कंपेंसेशन भी देना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि आपको कि जो बाबरी मस्जिद गिराया गया ये गलत गिराया गया और इसीलिए इंसाफ होगा कि बाबरी फिर से बनाई जाए। पिछले हफ्ते यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट कर यूपी की राजनीति में भूचाल ला दिया था। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था, अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। इतना ही नहीं, हिंदू संगठनों ने 6 दिसंबर को मथुरा की ईदगाह मस्जिद में लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करने का ऐलान भी किया था। मथुरा का माहौल तो यूपी पुलिस और प्रशासन ने संभाल लिया, लेकिन जेएनयू में मथुरा वाले विवाद के बीच 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद फिर बनाने का नारा लगा दिया। बात है कि बाबरी मस्जिद को जिस तरीके से एकदम एक कॉन्सेंट्रेटेड प्लान तरीके से तोड़ा गया, दूसरा एक मूवमेंट उसके इर्द गिर्द चलाया गया था वीएचपी, बीजेपी, आरएसएस द्वारा कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाए। और आज के समय पे हम लोग जो स्लोगन सुन रहे हैं कि बात बाबरी तक सिर्फ नहीं है, बात है आने वाले समय में वो लोग जिस तरीके से बोल रहे हैं कि काशी भी है, मथुरा भी है, तो ये एक जो सांप्रदायिक जो माहौल है उसको खराब करने की पूरी कोशिश फिर से किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर दावा किया जाता है कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है उसके नीचे कृष्ण जन्मभूमि है। मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर यहाँ मस्जिद का निर्माण कराया था। इसी तरह काशी के विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी विवाद जारी है। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था और 6 दिसंबर यानी सोमवार की रात जेएनयू कैंपस के गंगा ढाबे पर बड़ी संख्या में लेफ्ट विंग के छात्र जमा हुए। यहाँ से छात्र मार्च निकालते हुए जेएनयू के चंद्रप्रभा हॉस्टल तक पहुँचे और इसी दौरान छात्रों ने नहीं सहेंगे हाशिमपुरा, नहीं करेंगे दादरी, फिर बनाओ बाबरी का नारा लगाया। स्लोगन दिया गया था नहीं सहेंगे हाशिमपुरा, नहीं सहेंगे दादरी, फिर बनाओ बाबरी। तो जिस तरीके से जिन भी जगहों का इसमें मेंशन किया गया, दादरी चाहे वो हाशिमपुरा हो, जहाँ पे एक सांप्रदायिक तरीके से एंटी मुस्लिम वायलेंस हुआ है, और बाबरी में भी जहाँ तक बाबरी मस्जिद का सवाल है, एक इंजस्टिस वहाँ भी हुआ है। और इसका यही मतलब है कि जो इंजस्टिस हुआ है उसे सही किया जाए और इसको सही करने का जो एक तरीका होगा वो बाबरी को फिर बनाया जाए। जेएनयू लेफ्ट विंग के छात्र फिर से बाबरी मस्जिद बनाने की मांग कर रहे हैं।
और बीजेपी और हिंदू संगठनों के नेता इसी पर बुरी तरह भड़क रहे हैं। मथुरा, काशी और ऐसे ना जाने कितने अभी अधूरे हैं, तो इस प्रकार का ख्वाब की बाबरी दोबारा खड़ी हो जाएगी, ऐसा ख्वाब देखना भी, इसकी जुर्रत भी भारत में मत करना। बाबरी कभी दोबारा बनने वाली नहीं है और जितनी और बाबरियां बनी हैं धर्मस्थलों को तोड़कर, उनका भी देश के कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से उन सब का हिसाब पूरा किया जाएगा। बाबरी ढांचे के समर्थन में आवाज बुलंद किया है, आवाज उठाने का दुस्साहस किया है, ये बहुत ही गलत किया है और यह पूरी तरह न सिर्फ माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अपमान है बल्कि देश के संविधान का अपमान है। जेएनयू में लगे फिर से बनाओ बाबरी के नारे पर शोले धधक उठे हैं। बीजेपी इस नारे को लपक रही है। सिर्फ बाबरी ही नहीं बल्कि जेएनयू छात्र संघ के नारे में हाशिमपुरा और दादरी का जिक्र किया गया। ये वही जगह है जहां हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। जेएनयू और विवादों का कोई नया नाता नहीं है, बहुत पुराना नाता है। इसके कुछ दिन पहले भी राम के नाम पर एक फिल्म को रिलीज करने से जेएनयू प्रशासन ने मना किया था। बावजूद इसके जेएनयू छात्र संघ के लोगों ने फिल्म को रिलीज होने दिया। लेकिन अब ये जो नया नारा जेएनयू से निकला है 6 दिसंबर को कि बाबरी मस्जिद दोबारा बनाओ, इसको लेकर एक नया विवाद पैदा हो गया है। कैमरामैन जियाउद्दीन के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी है। रस्मों का सिलसिला आज से शुरू हो गया। शादी के लिए क्या हलचल सवाई माधोपुर में चल रही है, देखिए ये रिपोर्ट। कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी की रस्में राजस्थान के सवाई माधोपुर में शुरू हो गई है और बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत हीरोइन कैटरीना की शादी को लेकर हर कोई उत्साहित है। और आज कैटरीना और विकी कौशल की संगीत और मेहंदी सेरेमनी है। पहली सेरेमनी है वो है संगीत सेरेमनी, जिसमें कटरीना का पूरा परिवार बॉलीवुड के गानों पर डांस करता नजर आएगा। वहीं दूसरी ओर दूल्हा और दुल्हन का भी एक स्पेशल परफॉर्मेंस यहां पर होगा। तमाम गेस्ट यहां पर पहुंच चुके हैं। एक व्हाइट वेडिंग होगी, एक जो शादी है वो भारतीय रीति रिवाज से होगी। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। 9 दिसंबर को कैटरीना और विकी कौशल शादी के बंधन में बंध जाएंगे और 10 दिसंबर को एक ग्रैंड रिसेप्शन की तैयारी है। संगीत सेरेमनी में कैटरीना और विकी कौशल दोनों की तरफ से जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। स्टेज पर ग्रूम और ब्राइड साइड के बीच जबरदस्त टक्कर होने वाली है। दोनों के परिवार वाले भी परफॉर्मेंस देंगे। कैटरीना और विकी कौशल की शादी सवाई माधोपुर जिले के बरवाड़ा फोर्ट के 6 सेंस रिजॉर्ट में हो रही है। शादी में 120 मेहमान शामिल हो सकते हैं। इसके साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।